अधिकतर लोगों को ये बात कोई कभी बताता ही नहीं है कि अगर उनको आईएएस बनना है तो सबसे आसान तरीका है मेंस में स्कोर लेकर आओ। मेंस में अगर स्कोर लेकर आना है तो सबसे आसान तरीका है जीएस में लेकर आओ। जीएस में लेकर आना है तो जीएस में सबसे ज्यादा आसान तरीका है जीएस फॉर, जो आप मल्टीपल टॉपर इवन शक्ति दुबे मैम के केस में भी देखोगे, वहां पर स्कोर लेकर आओ। और अगर जीएस फॉर में स्कोर लेकर आना है तो आप So before making this video, I have gone through multiple videos of AIR1 शक्ति दुबे मैम टू एनालाइज हर स्ट्रेटेजी कि कैसे उन्होंने 464 मार्क्स गेन करे जीएस पेपर में। आखिर फिफ्थ अटेम्प्ट में उन्होंने ऐसा क्या किया कि उनके मार्क्स 464 पहुंच गए। एंड ये मार्क्स इसलिए इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका ये स्कोर आ गया या इसके आसपास का भी स्कोर आ गया, तो अगर आपने ऐसे में कम परफॉर्म करा हो, ऑप्शनल में कम परफॉर्म करा हो, इवन इंटरव्यू में आपने कम परफॉर्म किया हो, स्टिल यू विल गेट योर डिजायर्ड सर्विस। ये ऐसा स्कोर है। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना ताकि आपको उनकी कंप्लीट स्ट्रेटेजी समझ में आए। काफी सारी यूनिक चीजें हैं जो मुझे पता चली है। जब आप उनको देखोगे आपको पता चलेगा कि हाँ, इट इज पॉसिबल टू स्कोर 464 मार्क्स। बट बिफोर दैट, अगर आप यूपीएससी जर्नी में गाइडेंस चाहते हो, प्रीलिम्स एंड मेंस के फ्री रिसोर्सेज चाहते हो, ऑल एट वन प्लेस, तो उसका लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है, उसको आप जरूर से चेकआउट करना। एंड देखो, आज के टाइम पे यूपीएससी में जो कंपटीशन है वो कट थ्रोट हो चुका है। बहुत ज्यादा कंपटीशन है और अब पहले की तरह आप कोचिंग करके, सेल्फ स्टडी करके इस एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका जो कॉम्पिटिटर है वो सिर्फ सेल्फ स्टडी नहीं कर रहा। दैट पर्सन इज गेटिंग गाइडेंस फ्रॉम हिज फैमिली मेंबर्स, उसके सीनियर्स, उसके कोई मेंटर हैं जो उसको गाइड कर रहे हैं, जो उसको हेल्प कर रहे हैं उसका टाइम बचाने में, उसका एफर्ट बचाने में, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली बाय प्रोवाइडिंग वैल्यूएबल रिसोर्सेज टू योर कॉम्पिटिटर। तो अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो और अगर आपको गाइडेंस की जरूरत है, तो आईएएस गंगा का 1-to-1 पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम हमने लॉन्च कर दिया है, जहां पे आई विल बी गाइडिंग यू पर्सनली, आई विल बी गिविंग यू कंप्रीहेंसिव रिसोर्सेज लाइक अ फुल कोचिंग फॉर योर यूपीएससी जर्नी, ताकि आप इसी अटेम्प्ट में अपना एग्जाम क्लियर कर सको। आपकी मेहनत सिर्फ इसलिए वेस्ट ना हो कि आपके पास में सही गाइडेंस नहीं थी, आपकी कोई हैंड होल्डिंग नहीं कर रहा था। एंड इसकी काफी ज्यादा लिमिटेड सीट है। वी आर टारगेटिंग ओनली 2027 गिविंग एस्पायरेंट्स, तो इसको जरूर से चेकआउट करना। इसका लिंक भी मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है। बट नाउ लेट्स कम टू दी AIR1 Shakti Dubey Mem's strategy that how she scored GS 464 marks in GS पेपर। अब देखो, यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो मुझे पता चली कि उन्होंने सब कुछ नहीं पढ़ा था। जैसे हम सोचते हैं हमें बहुत ज्यादा नॉलेज की जरूरत है, यही चीज मैंने आपको अनुज अग्निहोत्री सर के केस में भी दिखाई थी। यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ कॉमनैलिटीज ओवर हियर। उन्होंने ऐसा नहीं था हर आंसर में 10-10 फैक्ट्स वो लिख रहे थे, काफी लंबे आंसर वो लिख रहे थे, करंट अफेयर्स सारे पढ़ रहे थे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। उन्होंने एक ऐसा सिस्टम डिजाइन करा जिससे उनकी नॉलेज स्कोरेबल आंसर्स में कन्वर्ट हो गई। एंड इसको मैं बहुत ज्यादा डीप में डिकोड करूंगा। यहाँ पे मैंने सबसे पहले ये बताया कि आखिर उनका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या था, कि कहाँ से उनके 464 मार्क्स आए। हम उसको डिस्कस करेंगे, हर एक पेपर की स्ट्रेटेजी को डिस्कस करेंगे, ऐसे की स्ट्रेटेजी को डिस्कस करेंगे, आंसर का फॉर्मेट क्या था, कैसे वो अटेम्प्ट करते थे, कैसे करंट अफेयर का इंटीग्रेशन करते थे, एथिक्स की प्रिपरेशन उन्होंने कैसे करी। एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड इन डिटेल, सो डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, क्योंकि अगर आपने कुछ भी मिस करा तो आपको उसकी कीमत अपने सालों की मेहनत से चुकानी पड़ सकती है। नाउ, सबसे पहले आपको देखना होगा कि उनके 464 मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको आप थोड़ा अच्छे से एनालाइज करो। आपको दिखेगा इसमें जो सबसे बड़ा रोल निभाया है वो निभाया है GS4 ने, जहां पे उनके 141 मार्क्स आए हैं। कैन यू इमेजिन दिस। और उसके बाद में उनके मार्क्स आए हैं GS2 में 125, फिर 112 मार्क्स इन GS1 एंड फाइनली 86 मार्क्स इन GS3। अब यहीं पे आपको देखने को मिलेगा अधिकतर एस्पायरेंट क्या गलती करते हैं। अधिकतर एस्पायरेंट इकोनॉमी, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक, इन सब पे बहुत टाइम लगाते हैं जो GS3 के सब्जेक्ट हैं। लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद में भी टॉपर का स्कोर भी 86 है। एंड ये GS3 का काफी अच्छा स्कोर है, क्योंकि GS3 में 100 अबो तो ऑलमोस्ट आते ही नहीं है किसी के। और जितनी मेहनत, जितने फैक्ट, जितने डायग्राम स्टूडेंट यहाँ पे लगाता है, अगर वो एथिक्स में लगा दे उतना एफर्ट, तो उसका ए स्कोर आ सकता है। तो पहली चीज आपको ये सीखनी है कि आपको एथिक्स को अच्छे से मास्टर करना है, फिर आपको GS2, फिर GS1, क्योंकि ये वो एरियाज है जहां पे नंबर आप लेकर आ सकते हो। ठीक है, कैसे करना है वो मैं अभी उस पर आगे बात करूंगा। फिर देखो, सबसे पहली चीज जो कोर मैंने इनका देखा कि इन्होंने स्टैटिक की नॉलेज को फाइनल प्रोडक्ट के तौर पे नहीं देखा। देखो, 400 मार्क्स, 390 मार्क्स, ये सब तो अधिकतर स्टूडेंट के आ जाते हैं GS पेपर में। तो फिर 400 से 464 कैसे पहुंचेंगे, क्योंकि जितने भी लोग इतना भी स्कोर कर रहे हैं वो भी पढ़ के गए हैं।
ठीक है? तो वो स्कोर जंप होता है, यहाँ तक आपका 400 स्कोर आ जाएगा अगर स्टैटिक नॉलेज है तो। ठीक है? इसके नोट्स आपने बना रखे हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, देन यू विल स्कोर 400। इसके बाद में 464 तब आएँगे जब आपने करंट उसमें ऐड करा है। वो आपका एक्स्ट्रा हो गया जो आपको आधा-आधा नंबर दिलाएगा हर एक आंसर में, तो आपको एक पेपर में 10 नंबर तो ऐसे मिल जाएँगे एक्स्ट्रा, 4 पेपर में 40 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएँगे। आप समझ रहे हो? वैल्यू एडिशन आपने करा, इससे आपको थोड़े और मार्क्स मिल सकते हैं। फिर स्ट्रक्चर प्रेजेंटेशन आपका अच्छा है तो और मार्क्स मिल सकते हैं, बट मेरे ओपिनियन में स्ट्रक्चर एंड स्टैटिक नॉलेज अधिकतर लोगों की अच्छी हो जाती है। इट इज़ नॉट अ बिग डील, मेन चीज़ है ये। क्यों? क्योंकि ये चेंज होता रहता है। आप अगर 27 में अटेम्प्ट दे रहे हो तो 20, 25 एंड 26 के बाद के करंट अफेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो हर एक साल के जो लेटेस्ट करंट अफेयर है, क्योंकि वो चेंज हो रहे हैं इसलिए ये गेम चेंजिंग होता है, क्योंकि ये चेंज हो रहा है। ठीक है? तो जैसे इन्होंने क्या किया, जीएस 1 का मैं एग्जांपल लेता हूँ। जीएस 1 में इन्होंने 112 मार्क्स गेन करे और इन्होंने अधिकतर स्टूडेंट को लगता है कि भाई हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, सोसाइटी है, ये तो स्टैटिक है। यहीं पे इन्होंने कुछ ऐसा करा जो मेजॉरिटी नहीं करते। इन्होंने उसको करंट से इंटीग्रेट कर दिया, उसका करंट कंटेक्स्ट ऐड कर दिया और इसी कारण से इनको 112 मार्क्स मिले, जहां पे अधिकतर लोगों को 100 या 95 मार्क्स मिलते हैं जीएस 1 में। फॉर एग्जाम्पल चोला पे क्वेश्चन आता रहता है, तो चोला पे अगर क्वेश्चन आता है तो अधिकतर स्टूडेंट सिर्फ टेक्स्ट बुक डेफिनेशन लिख देते हैं, उनके ईयर्स लिख देते हैं, चोला डायनेस्टी की जो टाइमलाइन थी। बट इन्होंने करंट कंटेक्स्ट ऐड करा इंट्रोडक्शन में। शी बिगेन विद रीसेंट प्लेसमेंट ऑफ सेंगोल इन न्यू पार्लियामेंट। इससे क्या पता चलता है कि इस स्टूडेंट ने करंट अफेयर पढ़े, ये स्टूडेंट स्टैटिक को करंट से, उसकी रेलेवेंस को करंट से कनेक्ट कर पा रहा है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये उनके आंसर को डिफरेंशिएट कर पाया बाकी सभी एस्पायरेंट से। ठीक है? फिर इसके बाद में उन्होंने पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, कल्चर जो बाकी के पॉइंट होते हैं वो सारे लिखे। तो इस तरीके से आपको करंट को यूज़ करना है अपने आंसर्स में। क्लियर है? इसके बाद में ज्योग्राफी के अंदर भी इन्होंने, जैसे साइक्लोन है तो साइक्लोन में सिर्फ इन्होंने ऐसे नहीं लिखा कि लो प्रेशर सिस्टम, इन्होंने रिसेंट में जो साइक्लोन हुए उससे स्टार्ट करा, फिर उसके बाद में साइक्लोन के फॉर्मेशन के रीजन, कैरेक्टरिस्टिक्स, बाकी जितनी भी चीजें होती है वो ऐड करी। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा करंट अफेयर कैसे इंटीग्रेट करना है, करंट अफेयर कैसे यूज करना है। सेम सिलेबस है सबका, सेम नोट्स है, लेकिन करंट अफेयर जैसे ऐड करते हो आपका एंट्री पॉइंट अलग हो जाता है, आप स्टैंड आउट करते हो एग्जामिनर की नजर में। एंड बिलीव मी, अधिकतर लोग आईएएस इसलिए नहीं बन पाते क्योंकि वो एवरेज आउट हो जाते हैं। ऐसा नहीं है वो पढ़ के नहीं गए, वो एवरेज आउट हो गए, उनके आंसर स्टैंड आउट नहीं कर पाए। और वो स्टैंड आउट होंगे अधिकतर जगह करंट अफेयर से, क्योंकि यही चेंज हो रहा है। सोसाइटी में इन्होंने अपना टाइम बचाने के लिए टेम्पलेट्स का इस्तेमाल करा। कुछ ऐसे रियूजेबल टेम्पलेट्स हैं जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे, एंड ये इन्होंने यूज़ करे हैं उत्कर्ष द्विवेदी सर के ब्लॉग टेम्पलेट से। अब यहाँ पे भी आपको एक पैटर्न दिखेगा कि जो आने वाले टॉपर है वो पिछले टॉपर्स की स्ट्रेटेजी देखते हैं, वहां से चीजें टेक आउट करते हैं, वहां से उनकी कॉपीज को एनालाइज करते हैं, वहां से वैल्यू एडिशन करते हैं। तो आपको भी ऐसा ही करना है। दैट्स व्हाई रिवर्स इंजीनियरिंग यूपीएससी टॉपर्स की जो ये प्लेलिस्ट है, इट इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर इन योर प्रिपरेशन, क्योंकि यहाँ पे मैं डीपली एनालाइज करूंगा उनकी स्ट्रेटेजीज को। तो आपको ये सारी चीजें अच्छे से देखनी है, समझनी है, खुद भी जाके कॉपीज से वैल्यू एडिशन करना है। बाकी मेरे जो पर्सनल मेंटरशिप के स्टूडेंट होते हैं उनको मैं पूरा एनालिसिस करके देता हूँ, उनको कॉपीज मिलती है, सारी चीजें, करंट अफेयर कैसे यूज करना है, करंट अफेयर के इन्फोग्राफिक, कीवर्ड सब मिलते हैं। बट अगर आप खुद से पढ़ रहे हो तो आप ये सारी चीजें खुद से भी कर सकते हो। तो आपको ये मैंने फ्रेमवर्क दे रखा है, इस पे आप, इस टेम्पलेट पे आप आंसर बना सकते हो। ठीक है? इसके बाद में जीएस 2 में जो उनका सेकंड हाईएस्ट स्कोर रहा है 125, जिसके कारण उनका इतना 464 पहुंचा। जीएस 2 में उन्होंने हेवीली करंट ओरिएंटेड आंसर लिखे। जीएस 2 में आपको सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट लिखनी ही है, स्पेशली रिसेंट वाली, सेकंड एआरसी, लॉ कमीशन, इन सब के क्या रिकमेंडेशन आ रहे हैं, एंटी डिफेक्शन में अभी क्या रिसेंट जजमेंट चल रही है, रिसेंट बिल्स क्या है, कमीशन क्या है, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है और यूज करनी है। क्वेश्चन रिपीट होते हैं, आर्टिकल 21, प्रीवियसी, सारी चीजों पे क्वेश्चन सिलेबस से आते हैं जीएस 2 में, जीएस 1 में, बट वहां पे करंट अफेयर जितना यूज करोगे यू विल गेट एक्स्ट्रा मार्क्स। और इसके लिए इन्होंने एक ऑथोरिटी बैंक भी बनाया था। तो पॉलिटी में सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, देखो पॉलिटी में आर्टिकल हर कोई अब याद कर लेता है, प्रीलिम्स के टाइम पे भी याद कर लेते हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट जजमेंट अगर यूज करोगे तो एक्स्ट्रा आपको फायदा होगा। गवर्नेंस में सेकंड एआरसी आपको यूज करनी है। करंट के जो बिल्स हैं, जो डेवलपमेंट्स हैं, वो आपको यूज करने हैं। देखो हम एक्ट्स तो पढ़ लेते हैं, एक्ट्स मैगजीन में भी कवर हो जाता है, बट जो बिल्स हैं वो कवर नहीं होते, तो हमें बिल्स भी पढ़ना है जो अभी तक कानून नहीं बना, ताकि हम एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन कर सकें। और लॉ कमीशन की रिपोर्ट्स भी हमें यूज करनी है। बस इन्हीं को आप अच्छे से पढ़ो करंट अफेयर से, दैट्स इट। ठीक है? ओवरऑल आपको मैक्सिमम इंफॉर्मेशन गेन नहीं करनी, ये सिलेक्टेड इंफॉर्मेशन गेन करनी है जो आप यूज कर सको अपने आंसर्स में। ठीक है? आपको सारी डिबेट नहीं देखनी, आपको सिर्फ वही चीजें पढ़नी है जो आप आंसर में डायरेक्टली यूज कर सकते हो, जैसा कि मैंने बताया अलग अलग सब्जेक्ट में। जीएस 3 में इनका 86 स्कोर था, जो कि एक डिसेंट स्कोर है, वैसे भी बहुत ज्यादा स्कोर उसमें आता नहीं है। यहाँ पे इन्होंने डेटा पे ज्यादा फोकस करा। देखो जीएस 3 में भी अगर आप देखोगे तो टॉपिक रिपीट होते हैं और क्वेश्चन रिलेटिवली सिंपल
साइड में रहते हैं, रिसेंट पेपर में भी यही देखा गया है। तो वहाँ पे जनरल पॉइंट है ना, सब लिख देंगे। तो डेटा आपको लिखना है, नीति आयोग का कोई कमेटी की रिपोर्ट है, ये सारी चीज़ें आपको यूज़ करनी है। अगर आप उसको पाई चार्ट में ऐसे टेबुलर भी कर सकते हो, ठीक है, तो आपको और बेनिफिट होगा। ठीक है, तो आपको सब्सटेंशिएटेड आंसर लिखना है, उसके लिए डेटा, रिसेंट के एग्जाम्पल, मोटा मोटा अगर कहें तो करंट अफेयर आपकी हेल्प करेगा, बजट एंड सर्वे आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। अब इसके बाद में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट GS4, जहां पे उनका 144 स्कोर आया, और अगर उनको फिफ्थ अटेम्प्ट में सक्सेस मिली तो उसके पीछे सबसे बड़ा अगर रीजन किसी को कहा जा सकता है तो वो है GS4। और ये आपको आदित्य श्रीवास्तव सर, जो इनके पिछले साल के टॉपर थे, वहां पे दिखेगी। अनिमेश सर के केस में दिखेगी। आपको कोई भी एक टॉपर आप उठा के देख लो, अधिकतर केस में उनका GS4 में स्कोर अच्छा होगा। एंड इसमें उन्होंने ऐसा क्या किया, इन्होंने जितनी भी टर्म्स थी, ठीक है, उनका PYQ और उसके अकॉर्डिंग उसकी डेफिनेशन, उसके रिगार्डिंग क्योट, उसके रिगार्डिंग पब्लिक सर्वेंट का एग्जांपल और रीसेंट केस स्टडी, ये सब एक अच्छे से तैयार कर लिया। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक टेम्पलेट आपको देना चाहूंगा कैसे आप एथिक्स में क्रिएट कर सकते हो टेम्पलेट। सबसे पहले डेफिनेशन हर एक कंसेप्ट की आपके पास होनी चाहिए। बाय द वे, वी विल बी लॉन्चिंग एथिक्स मार्क्स बूस्टर प्रोग्राम, जहाँ पे काफी क्रिस्प नोट्स के फॉर्मेट में आपको ये सारी चीजें मिल जाएगी। ठीक है, क्योट उसके रिगार्डिंग अगर कोई है तो वो आपको यूज करना है, जैसे इंटीग्रिटी इज डूइंग द राइट थिंग इवन व्हेन नो वन इज वाचिंग, CS लेविस। एथिक्स इज नोइंग द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज राइट टू डू एंड व्हाट यू हैव अ राइट टू डू, पोर्टर स्टेवर्ट। ठीक है, लीडरशिप की डेफिनेशन है क्योट बेस्ड, नोज द वे, गोज द वे, शोज द वे, मैक्सवेल की। तो इस तरीके से क्योट बेस्ड अगर डेफिनेशन आपके पास है या उसके रिगार्डिंग कोई क्योट है, दैट विल मेक अ डिफरेंस। तो आपके पास क्योट होने चाहिए। पब्लिक सर्वेंट का अगर रिसेंट में कोई एग्जाम्पल है, देखो एग्जाम्पल की कैटेगरी आई वुड सजेस्ट पर्सनल लाइफ से एग्जाम्पल, पब्लिक सर्वेंट का एग्जाम्पल, हिस्टोरिकल एग्जाम्पल, ये आपके पास होने चाहिए। फिर रिसेंट में उसके एप्लीकेशन बेस्ड कंटेम्प्ररी एग्जाम्पल आपके पास होना चाहिए। ये सारी चीजें वी विल बी ट्राइंग टू प्रोवाइड यू एट IAS गंगा प्लेटफॉर्म इन दिस प्रोग्राम विच विल बी लॉन्च्ड क्वाइट सून। और अगर आप इस साल का पेपर देखोगे एथिक्स का, या किसी भी साल का पेपर देखोगे, यू विल रियलाइज कि अगर आपके पास में ये चीजें हैं ना, तो चाहे क्वेश्चन थोड़े रेंडम आ जाए, थोड़े एप्लीकेशन बेस्ड आ जाए, यू विल बी एबल टू राइट समथिंग गुड, समथिंग बेटर कंपेयर टू अदर्स। ठीक है, वही मैटर करता है एथिक्स में। तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, एथिक्स को आपको सिर्फ किताबों तक नहीं रखना। जो भी नोट्स बना के ऐसे एथिक्स पढ़ेगा, नोट्स बेसिक बना लो या टॉपर्स के यूज कर लो, उसके बाद में बेटर इंडिया जैसी वेबसाइट से जो रिसेंट में IAS ऑफिसर काम कर रहे हैं उसका यूज करो। ठीक है, एग्जाम्पल एडमिनिस्ट्रेटर्स का, सिटीजन्स की साइड से अगर कोई अच्छा इनिशिएटिव आया है, कोई सोशल इनिशिएटिव है, कोई रियल गवर्नेंस एक्सपीरियंस है जो आपने देखा हो पर्सनल लाइफ में, ऐसे के एग्जाम्पल्स यूज करो। ये आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगे, ये आपको खुद से डेवलप करने पड़ेंगे, या फिर आपको कहीं से ऐसा कोई रिसोर्स ढूंढना पड़ेगा जहां पे सारी चीजें आपको रेडीमेड मिल जाए। अगर आपके पास में ये है, देन यू विल स्टैंड आउट इन एथिक्स एंड यू विल स्कोर रियली हाई, बिकॉज एथिक्स ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि भाई किसी को पता ना हो। वहां पे आप जब ये सारी चीजें यूज करते हो तब आप स्टैंड आउट करते हो। दूसरा देखो, अधिकतर लोगों को ये बात कोई कभी बताता ही नहीं है कि अगर उनको IAS बनना है तो सबसे आसान तरीका है मेंस में स्कोर लेकर आओ। मेंस में अगर स्कोर लेकर आना है तो सबसे आसान तरीका है GS में लेकर आओ। GS में लेकर आना है तो GS में सबसे ज्यादा आसान तरीका है GS4, जो आप मल्टीपल टॉपर इवन शक्ति दुबे मैम के केस में भी देखोगे, वहां पर स्कोर लेकर आओ। और अगर GS4 में स्कोर लेकर आना है तो आपका फोकस होना चाहिए केस स्टडी पे। एंड यहीं पे अधिकतर लोग मात खा जाते हैं। दे फोकस ऑन स्टैटिक पार्ट, टीचर भी थ्योरी वाला कंटेंट पढ़ाता है, वो थ्योरी वाले कंटेंट को पढ़ते रहते हैं, लेकिन केस स्टडी एक ऐसी चीज है जो आपको स्कोर दिलाएगी। रीजन मैं बताता हूं क्यों। थ्योरी वाले क्वेश्चन थोड़े रैंडम रहते हैं, थोड़े डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड रहते हैं, वेरी करते हैं, बट केस स्टडी हर साल कैसी भी केस स्टडी आ जाए पैटर्न सेम रहता है। स्टेक होल्डर आइडेंटिफाई करने, जितने भी नेम मेंशनड हैं उस केस स्टडी में, कैरेक्टर है वो सब स्टेक होल्डर हो गए। ठीक है, बाकी खुद आप फ्यूचर जनरेशन एनवायरनमेंट या अपनी साइड से ऐड कर सकते हो। एथिकल कॉन्फ्लिक्ट आइडेंटिफाई करना इतना मुश्किल नहीं होता। ठीक है, फिर उसके बाद में ऑप्शन, आप 2-3 ऑप्शन आराम से क्रिएट कर सकते हो उस सिचुएशन में, उनके प्रोज एंड कॉन्स आपको क्रिएट करने हैं। फिर उसके बाद में आपको अपना एक अप्रोच जो बैलेंस्ड हो वो चूज करना है, और फिर उसका जस्टिफिकेशन देना है। हर एक केस स्टडी में यही पैटर्न रहता है, आपको सिर्फ पढ़ना है और ये सारी चीजें करनी है। यहाँ पे पैटर्न चेंज होता रहता है, यहाँ पे डिमांड चेंज होती रहती है। ठीक है, एंड दैट्स वाई केस स्टडी पे फोकस करते हैं टॉपर्स, और अच्छा स्कोर यहीं से आता है। और अगर आप देखोगे इनका 144 स्कोर आया। केस स्टडी टोटल 120 मार्क की होती है, लेकिन उन्होंने उसमें 1 hour 45 minutes लगाए। ये 130 मार्क का होता है, ज्यादा नंबर का होता है, लेकिन इसमें उन्होंने 15 मिनट उल्टा कम लगाए, तब भी उनका 144 स्कोर आया। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा स्कोरिंग एथिक्स की केस स्टडी होती है। इसको कितना भी पढ़ लो, कितना भी लिख लो, यहाँ पे नंबर वैसे भी नहीं आने वाले। और अभी रिसेंट का पेपर देखोगे, यहीं पे आपको दिक्कत देखने को मिलेगी। केस स्टडी वर डुएबल,
क्योंकि पैटर्न तो हर बार सेम रहता है। तो केस स्टडी पे फोकस करो, केस स्टडी को मास्टर करो, और उसके लिए सबसे बेस्ट है टॉपर कॉपीज की केस स्टडी पढ़ो, उन्होंने कैसे एड्रेस करा उसको। फिर इसके बाद में ऐसे में भी एक चीज है जो मुझे देखने को मिली, उन्होंने दोनों ऐसे अपने एक जैसे नहीं लिखे। अधिकतर स्टूडेंट एक जैसा ऐसे लिख देते हैं, दोनों ऐसे का फॉर्मेट एक जैसा होता है, दे लूज आउट ऑन मार्क्स। उन्होंने क्या करा, पहले ऐसे में उन्होंने क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट क्योट स्टार्ट करा, दूसरे ऐसे में उन्होंने मल्टी डायमेंशनल करा। ओवरऑल दोनों को अलग रखने की कोशिश करी ताकि दोनों क्लोन ना लगे। ये आप कैसे कर सकते हो, पहला ऐसे स्टोरी से स्टार्ट करो, एनेक्डोट से स्टार्ट करो, ठीक है। दूसरे ऐसा ऐसे आप करंट अफेयर या जो हिस्टोरिकल रियल स्टोरी है, रियल इंसिडेंट है, उससे स्टार्ट करो। यहाँ पे आप सब हेडिंग बनाओ, यहाँ पे आप सब हेडिंग मत बनाओ, ठीक है। यहाँ पे आप थीसिस एंटीथीसिस एक साथ दे दो, जैसे प्रो कोई थीसिस आपने दिया फर्स्ट पैराग्राफ में ऑन पेज, उसी का एंटी आर्गुमेंट आपने उसी पेज पे दे दिया, ठीक है। इस तरीके से आपने दिया, फिर उसके बाद में वे फॉरवर्ड दे दिया। यहाँ पे आपने पहले थीसिस दिए, थीसिस के सारे पॉइंट डिस्कस करें, फिर एंटी थीसिस के सारे पॉइंट डिस्कस करें, फिर फाइनली सजेशन वाले पॉइंट डिस्कस करें। ऐसे आप कर सकते हो। ये तरीका भी कर लोगे तो भी आपका दोनों ऐसे का फॉर्मेट अलग हो जाएगा, एंड दैट मेक्स अ डिफरेंस, बिलीव मी। इसके बाद में आंसर राइटिंग मैकेनिज्म पे इन्होंने काफी ध्यान दिया। इन्होंने काफी छोटे पॉइंट लिखे, 1 and 1.5 लाइन के इन्होंने पॉइंट लिखे। यही चीज आपको अनुज अग्निहोत्री सर के केस में, आदित्य श्रीवास्तव सर, हर रैंक 1 या टॉप स्कोरर के केस में आपको दिखेगी। इट मीन्स देर इज अ पैटर्न हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स इन मेंस, और वो सब आप टॉपर को जब एनालाइज करोगे तब आपको मिलेगा। तो आपको क्या करना है, आपको बुलेट पॉइंट में लिखना है। अब बुलेट पॉइंट में सबसे पहले कीवर्ड होना चाहिए, फिर ब्रीफ एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, फिर एग्जाम्पल या डेटा होना चाहिए, और फिर उसका कुछ इंप्लीकेशन अगर आप दे सको तो होना चाहिए। बाकी ये चीज़ तो होनी ही चाहिए। अब इसमें काफ़ी ज़्यादा इशू आता है स्टूडेंट्स को, तो उसके लिए वी हैव ऑलरेडी लॉन्च्ड कीवर्ड बैंक, मेंस कीवर्ड बैंक ऑन आवर वेबसाइट। आप उसको जरूर से चेकआउट करना। एंड इस साल जो मेंस दिया है स्टूडेंट्स ने 2026, काफ़ी सारे स्टूडेंट ने वो यूज़ करा, एंड दे आर बेनिफिटिंग, दे हैव बेनिफिटेड फ्रॉम दैट, क्योंकि वो इसी फॉर्मेट में ऑर्गेनाइज्ड हैं और वहाँ पे काफ़ी अच्छे कीवर्ड आपको मिल जाएंगे हर एक सब्जेक्ट के। इसके बाद में अटेम्प्ट का ऑर्डर कैसे करना है, तो इन्होंने कैसा अटेम्प्ट करा, सबसे पहले 11 to 20, क्योंकि 15 मार्कर सबसे ज्यादा स्कोरिंग होते हैं। यह आप देखो सारा फोकस है हाई स्कोरिंग एरिया पे, आपका अटेंशन होना चाहिए, ठीक है। फिर इन्होंने 1 to 10 अटेम्प्ट करे, फिर अननोन जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं, वीक क्वेश्चन होते हैं, वो अटेम्प्ट करें। पूरा फोकस इन्होंने हाई स्कोरिंग एरिया पे करा, ठीक है। और यही चीज अधिकतर टॉपर्स करते हैं, और जिनका एवरेज स्कोर आता है वो 1 to 20 करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो, अभी रिसेंट ईयर में मैंने और भी ज़्यादा एनालाइज करा है, तो आप एक और तरीका फॉलो कर सकते हैं जो और भी ज़्यादा प्रैक्टिकल है। सबसे पहले 1 to 5 अटेम्प्ट करो ताकि आपका गुड इंप्रेशन बन जाए एग्जामिनर की आइज में। फिर 11 to 20 अटेम्प्ट करो ताकि आपका स्कोर अच्छा हो जाए, और फिर 6 to 10 अटेम्प्ट करो, सिंपल, ठीक है। और इन सब में भी जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है जो आपको नहीं आते वो सबसे एंड में करो। ये आपका अप्रोच रहना चाहिए, और यही इन्होंने करा है। वीक एंड अननोन क्वेश्चन, अब ये कैसे क्वेश्चन होते हैं, या तो आप उसको पढ़ के नहीं गए थे, पढ़ नहीं पाए थे, वो आपका वीक एरिया था, या आपको क्वेश्चन समझ ही नहीं आया, या आपको वहाँ पे याद नहीं आया। अगर ये तीनों केस हैं तो आपका वो वीक अननोन क्वेश्चन है, उसको सबसे एंड में आपको अटेम्प्ट करना है। उस पर एनर्जी वेस्ट नहीं करनी, हमें सिर्फ एनर्जी वहाँ पे लगानी है जहाँ से हमारे मार्क्स मिलें, ठीक है। इट इज़ अ मार्क्स कलेक्शन विच मैटर्स इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ठीक है। इसीलिए हम GS4 पे केस फोकस कर रहे हैं, उसके अंदर भी केस स्टडी पे फोकस कर रहे हैं, 15 मार्कर्स पे फोकस कर रहे हैं, टॉप के फर्स्ट 5 क्वेश्चंस पे फोकस कर रहे हैं। इसके बाद में बिगेस्ट स्ट्रेटेजिक लेसन ये है कि आपको मेंस को प्रिपेयर करना है बिफोर यू नीड मेंस। जो मैंने इनके केस में देखा, 2 फेज हैं जिसपे अभी आप काफी ज्यादा चर्चा भी सुनोगे। दिसंबर तक आपका मेंस हो जाना चाहिए, ये सारी चीजें आपकी हो जानी चाहिए। जनवरी फरवरी में ट्रांजिशन पीरियड है, एंड जैसे ही फेब एंड होता है लास्ट के 3 मंथ मार्च अप्रैल मई तो प्रीलिम्स के लिए ही होने चाहिए। ये आपको करना है। आपको खुद से ये सवाल पूछना है कि अगर मैंने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया तो क्या उसके जस्ट 1 हफ्ते बाद, 7 दिन बाद मैं मेंस लिख सकता हूं? अगर इस स्टेज पे हो तभी प्रीलिम्स क्लियर करने का फायदा है, अदरवाइज यू विल एंड अप वेस्टिंग योर टाइम, ठीक है। पूरी जो भी चीजें हैं शक्ति दुबे मैम के मॉडल की, वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखी है, उसको आप जरूर से पढ़ो। ओवरऑल आइडिया है ज्यादा से ज्यादा इंटीग्रेशन, करंट अफेयर का, स्टैटिक का, और जो भी चीजें मैंने बताई अलग अलग सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग, वो यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखी है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओवरऑल you need not to copy Shakti Dubey मैम्स strategy, her notes, you need to copy her logic। लॉजिक क्या कि स्टैटिक में जहां जहां हो करंट को ऐड करो, नॉलेज का एप्लीकेशन मल्टीपल जगह करो, रिकॉल पे फोकस करो, वैल्यू एडिशन, फैक्ट, एग्जांपल, इन सारी चीज़ों पे फोकस करो। प्रेजेंटेशन 1.5 ऐसे लाइंस लिखने में, डायग्राम बनाने पे फोकस करो। दैट विल गिव यू मार्क्स, क्योंकि यूपीएससी आपकी नॉलेज बहुत सारे लोगों के पास में उसको रिवॉर्ड नहीं करती। इफेक्टिव यूज ऑफ योर नॉलेज इन द पेपर टू मैक्सिमाइज योर मार्क्स, दैट मैटर्स।
आई होप आपको इससे काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, आपकी यूपीएससी जर्नी में आपको एक नया कॉन्फिडेंस आया होगा। इफ़ दिस वीडियो हैज़ हेल्प्ड यू देन शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स, ताकि उनकी जर्नी आसान हो, उनका कॉन्फिडेंस बढ़े एंड दे विल थैंक यू अ लॉट फॉर दिस।